हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम आपके बीच फिजिकल वर्ल्ड मतलब भौतिक जगत से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। हमारी आज की टॉपिक है स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स, मतलब भौतिक का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और कलम लेकर बैठें ताकि दी गई जानकारी आप नोट कर सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारी टॉपिक है स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार। भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार। तो कुछ बेसिक फिजिक्स का नॉलेज हमने अपने बेसिक फिजिक्स पार्ट 1 में दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पाएंगे, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और आज हम बस केवल इन्हीं टॉपिक पर फोकस करेंगे जो हमारी टॉपिक है स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यूँ तो कहा जाता है और ये मान्यता है कि भौतिक विज्ञान की अनेकों शाखाएं हैं, विभिन्न शाखाएं हैं, परंतु फिजिक्स की सभी शाखाओं को दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें एक को कहते हैं मैक्रोस्कोपिक और दूसरे को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो एक बार हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि भौतिकी के विभिन्न शाखाओं को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो आपको पता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं भौतिकी की विभिन्न शाखाओं को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक, जिसको हम कहते हैं स्थूल, और दूसरा है हमारा माइक्रोस्कोपिक, जिसको कहते हैं सूक्ष्म। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं कि भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। पॉइंट नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक, जिसको कहते हैं स्थूल, और पॉइंट नंबर 2 माइक्रोस्कोपिक, जिसको कहते हैं सूक्ष्म। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि ये मैक्रोस्कोपिक है क्या। पॉइंट नंबर 1 जो आपको बताया गया, मैक्रोस्कोपिक है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, स्थूल किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत पृथ्वी और खगोलीय परिघटनाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे हम मैक्रोस्कोपी कहते हैं। तो हम लिख रहे हैं कि इसके अंतर्गत पृथ्वी और खगोलीय परिघटनाओं से संबंधित अध्ययन
किया जाता है, किया जाता है। और एक चीज हम आपको और बताते हैं, इसकी व्याख्या के आधार पर इसे क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं चिर सम्मत भौतिकी। तो एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक क्या होता है ये, इसके अंतर्गत पृथ्वी और खगोलीय परिघटनाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसकी व्याख्या के आधार पर इसे क्लासिकल फिजिक्स या चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं। और नंबर 2 हमारा है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक क्या है, हम लिख सकते हैं इसके अंतर्गत परमाणुवीय आणविक और नाभिकीय घटनाओं पर आधारित अध्ययन किया जाता है। तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। ये माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इसके अंतर्गत सूक्ष्म अध्ययन किए जाते हैं। तो हमने क्या लिखा, इसके अंतर्गत परमाणुवीय, आणविक और नाभिकीय घटनाओं या परिघटनाओं पर आधारित अध्ययन किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक चीज और हम बताते हैं, इसकी व्याख्या के आधार पर इसे मॉडर्न फिजिक्स जिसे हम कहते हैं आधुनिक भौतिकी कहते हैं। आई होप ये चीज आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, अभी आपको दिखाया गया स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स में हमने बताया कि भौतिकी की विभिन्न शाखाओं को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक हमने बताया और यहाँ दिखाया जा रहा है कि व्याख्या के आधार पर मैक्रोस्कोपिक को क्लासिकल फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक को मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एक चीज और आप बता सकते हैं क्या, यदि आपसे पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, उनके नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं कि पहला भाग क्लासिकल फिजिक्स मतलब चिर सम्मत भौतिकी है और दूसरा भाग मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी है। ओके, तो आप ये मैक्रोस्कोपिक क्लासिकल फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक को मॉडर्न फिजिक्स से भी व्यक्त कर सकते हैं या समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि ये क्लासिकल फिजिक्स क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। चलिए पॉइंट नंबर 1, क्लासिकल फिजिक्स। अभी आपने देखा, इसको हम कहते हैं चिर सम्मत भौतिकी। तो क्लासिकल फिजिक्स की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो वही बात कि जिसके अंतर्गत पृथ्वी और खगोलीय परिघटनाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं,
क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स के कितने पार्ट हैं या इसके अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट इसका है वो है यांत्रिकी, जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। पहला पॉइंट इसका क्या है? मैकेनिक्स। तो पॉइंट नंबर 1 मैकेनिक्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में यांत्रिकी। अब ये मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? तो मैकेनिक्स के अंतर्गत वर्ल्ड मतलब संसार में वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत वर्ल्ड मतलब संसार में वस्तुओं के व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा है कि मैकेनिक्स के अंतर्गत हमें मोशन के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है, गति के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है। तो एक सूक्ष्म गति मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड ना हो, उसके लिए हम इसको पढ़ते हैं। तो हमने क्या लिखा? इसके अंतर्गत वर्ल्ड मतलब संसार में वस्तुओं के व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद एक चीज़ हम आपको ये बताते हैं कि ये जो मैकेनिक्स है, इसी में एक छोटी सी शाखा आती है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब तरल यांत्रिकी। ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है? फ्लूइड। ध्यान दीजिएगा, क्या आता है? फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको हम कहते हैं तरल यांत्रिकी। अब आप ध्यान दीजिए, इस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत द्रव और गैसों के अणुओं में होने वाली व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। एक बार हम फिर बता रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? द्रव और गैस के अणुओं के बीच या कणों के बीच व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है वो है थर्मोडायनामिक्स। तो आई होप ये समझ में आया होगा। हम दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? थर्मोडायनामिक्स। जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या? ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनामिक्स। ये भी देखिए आपके क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत ऊष्मा, ताप और सूक्ष्म कणों से बने निकाय में होने वाले गति का अध्ययन किया जाता है। तो एक बार फिर बता रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत ऊष्मा, ताप और सूक्ष्म कणों से बने निकाय के अंदर कणों की होने वाली गति का अध्ययन किया जाता है। तो यहां लिख देते हैं हम कि इसके अंतर्गत ऊष्मा, ताप और सूक्ष्म कणों से बने निकाय
के अंदर होने वाली गति का अध्ययन किया जाता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसके अंतर्गत क्या होता है थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत ऊष्मा, ताप और सूक्ष्म कणों से बने निकाय के अंदर होने वाली गति का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो चलिए ये अगर समझ में आ गया होगा तो पॉइंट नंबर 3 आपको बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को चुंबकीय अवस्था में पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। चलिए देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत विद्युत और चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं इसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर पूछ लिया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत क्या आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो आई होप ये चीज इतनी चीज अगर समझ में आ गई हो तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड। क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड तो हम इसको मिटा देते हैं। यदि आपको समझ में आ गया हो अच्छी बात है, आप नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब आपके पास नोट रहेगी तो आप कभी भी किसी पॉइंट को यदि भूल रहे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये साइंस में जानना बहुत ही आवश्यक है, तो ये आपके लिए बहुत ही हितकर है। तो हम कहना चाहते हैं कि यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो हमने आपको 3 पॉइंट बताया। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड। तो पॉइंट नंबर 4 है क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड। क्लासिकल वेव मैकेनिक्स मतलब चीर सम्मत तरंग भौतिकी और ध्वनि। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत तरंगों और प्रगामी तरंगें और अप्रगामी तरंगें ये पढ़ी जाती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत कंपनों, प्रगामी तरंगों और अप्रगामी तरंगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। प्रगामी तरंगों को अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं और अप्रगामी तरंगों को स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इसके अंतर्गत कंपनों प्रगामी
प्रगामी तरंगों व अप्रगामी तरंगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये कंपनों, प्रगामी तरंगों व अप्रगामी तरंगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। प्रगामी तरंग का मतलब है, हमने बताया कि प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, और अप्रगामी तरंग मतलब स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्लासिकल वेव, मैकेनिक्स एंड साउंड, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हमने बताया कि इसके अंतर्गत कंपन, प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और हमारा अगला पॉइंट, जो कि हमारे साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। तो चलिए देखिए, हमारा 5वां पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। ये प्रकाशिकी क्या है, प्रकाशिकी से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश के संचरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति, और प्रकाश के संचरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब एक चीज आपको और बताते हैं, ये ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में जो हमने आपको बताया कि इसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश के संचरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के ध्रुवण, प्रकाश के व्यतिकरण इत्यादि घटनाओं की जानकारी या इत्यादि घटनाओं का अध्ययन ऑप्टिक्स के अंतर्गत ही किया जाता है। मतलब ये जितनी भी घटनाएं हैं, इनकी व्याख्या ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी के अंतर्गत ही आती है। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ये रहा हमारे क्लासिकल फिजिक्स में 5 पार्ट जो हमने आपको बताया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो चलिए, ये चीज अगर समझ में आ गई हो तो हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न फिजिक्स क्या है। पॉइंट नंबर 2, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी। अब ये आधुनिक भौतिकी क्या है? अब आधुनिक भौतिकी के लिए वही अगर परिभाषा आपको दी जाए तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत परमाणुओं, अणुओं, नाभिकीय घटनाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले देखा जाएगा कि इसमें कितने पार्ट हैं। अभी आपको हमने बताया कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स क्या है? तो मॉडर्न फिजिक्स मतलब वही माइक्रोस्कोपिक। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब वही माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक के लिए हम मॉडर्न फिजिक्स का उपयोग करते हैं या इस शब्द का उपयोग करते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो पहला पार्ट नंबर 1, क्वांटम मैकेनिक्स। पार्ट नंबर 1 मतलब इसमें जो पहला पॉइंट है मॉडर्न फिजिक्स में, पॉइंट नंबर 1 हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्वांटम भौतिकी, और सॉरी क्वांटम यांत्रिकी, भौतिकी नहीं यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है। तो एक चीज हम बताएं आपको कि क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का इसे ब्रिज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सेतु है, दोनों को बांधता है। कौन बांधता है?
क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का ब्रिज माना जाता है, ये सेतु माना जाता है, ये एक दूसरे को क्या करता है, बांधता है। और इसके अंतर्गत मॉडर्न फिजिक्स के सिद्धांतों और प्रकाश और तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। तो एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है। इसके अंतर्गत मॉडर्न फिजिक्स के सिद्धांतों और प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। तो यदि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम एक बार फिर इसको दोहरा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो आप बता सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का सेतु कहा जाता है। और इसके अंतर्गत मॉडर्न फिजिक्स मतलब कि आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों और प्रकाश की द्वैत प्रकृति तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का मतलब कि ये प्रयोग के द्वारा वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्रकाश और द्रव्य दो प्रकार के व्यवहार करते हैं। ये कण रूप में भी संचरित होते हैं, तरंग रूप में भी संचरित होते हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी आपको आगे मिलेगी, आप यहाँ संक्षिप्त में ही समझिए। तो एक बार हम फिर बताना चाहते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का ब्रिज कहा जाता है। इसके अंतर्गत मॉडर्न फिजिक्स के सिद्धांतों और प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 होगा एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स जिसको हम कहते हैं परमाणु भौतिकी। क्या कहते हैं? परमाणु भौतिकी। तो ये परमाणु भौतिकी क्या है, अब आप नाम से ही समझ रहे हैं। अगर ये परमाणु भौतिकी है तो इसके अंतर्गत क्या नाम है, परमाणु की संरचना तथा परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत परमाणु की संरचना और परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत। तो फिर बता रहे हैं, एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत परमाणु की संरचना तथा परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। हमारा तीसरा जो टॉपिक, तीसरा पॉइंट है वो है रिलेटिविटी। तीसरा पॉइंट रिलेटिविटी, जिसको हम कहते हैं अपेक्षिकता। रिलेटिविटी मतलब अपेक्षिकता। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? तो इसके अंतर्गत उन पिंडों या उन कणों के गति का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश की चाल के तुल्य चाल में या तुल्य चाल से गति करते हैं। इसके एक बार फिर बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत उन पिंडों के गति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उन पिंडों के गति का अध्ययन किया जाता है जिन पिंडों की गति प्रकाश की गति के तुल्य होती है। और इसे प्रकृति में सापेक्षवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सापेक्षवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसको? रिलेटिविटी को, मतलब सापेक्षिकता को, रिलेटिविटी को किसके नाम से जाना जाता है? सापेक्षवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये रिलेटिविटी क्या है, एक बार हम आपको फिर बता रहे हैं। इसके अंतर्गत उन पिंडों के गति का अध्ययन किया जाता है जिन पिंडों की गति प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे प्रकृति में सापेक्षवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो हमारा अगला पॉइंट होगा, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स चौथा पॉइंट बनेगा। पॉइंट नंबर 4 क्या है ये? न्यूक्लियर फिजिक्स।
नाम से तो समझ में आ ही रहा होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब नाभिकीय भौतिकी। अब ये नाभिकीय भौतिकी क्या है? तो इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अतिरिक्त और भी ढेर सारे शाखाएं हैं, जैसे हम बताएं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जिसको हम कहते हैं ठोस अवस्था भौतिकी, इसे सॉलिड स्टेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट हमारा होगा पॉइंट नंबर 5, जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत पदार्थ की ठोस अवस्था के प्रकृति और गुण का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पर नाम से ही लग रहा है हमें, सॉलिड स्टेट मतलब कि ठोस अवस्था फिजिक्स। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? पदार्थ की ठोस अवस्था का अध्ययन या पदार्थ की ठोस अवस्था के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसे सॉलिड स्टेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर बता रहे हैं, इसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के नाम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और अगला पॉइंट हमारा है हाई एनर्जी फिजिक्स। अगला पॉइंट हम बता सकते हैं ये है हाई एनर्जी फिजिक्स, उच्च ऊर्जा भौतिकी। अब हाई एनर्जी फिजिक्स क्या है? अब हाई एनर्जी फिजिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? तो हाई एनर्जी फिजिक्स के अंतर्गत मूलभूत कणों के परमाणुवीय या पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मूलभूत कणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और मूलभूत कणों का मतलब हुआ जिनके द्वारा पदार्थ और विकिरण का निर्माण होता है। एक बार फिर बता रहे हैं, मूलभूत कण उसे कहते हैं, साइंस में माना गया है मूलभूत कण उसे कहते हैं जिसके द्वारा पदार्थों और विकिरण का निर्माण होता है, उसे मूलभूत कण कहते हैं। तो एक बार हम फिर से बता रहे हैं हाई एनर्जी फिजिक्स क्या है। तो इसके अंतर्गत मूलभूत कणों के पारस्परिक संबंधों और इनके वास्तविक जो गुण होते हैं, इनके जो अस्तित्व होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। मूलभूत कण क्या करते हैं? तो मूलभूत कणों के द्वारा क्या होता है? पदार्थों का निर्माण और विकिरण का निर्माण होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला पॉइंट हमारा होगा बायोफिजिक्स, जैव भौतिकी। बायोफिजिक्स। नेक्स्ट पॉइंट बायोफिजिक्स, जिसको हम कहते हैं जैव भौतिकी। अब ये बायोफिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान तंत्रों के अध्ययन के लिए भौतिक के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है या भौतिक के नियमों का उपयोग किया जाता है, उसे जैव फिजिक्स कहते हैं, बायोफिजिक्स कहते हैं, जैव भौतिकी कहते हैं। तो एक बार हम आपको फिर बता रहे हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान तंत्रों के अध्ययन के लिए भौतिक के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, उसे हम जैव भौतिकी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेडिकल फिजिक्स। देखिए ये मेडिकल फिजिक्स क्या है? तो मेडिकल फिजिक्स, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, ये मेडिकल फिजिक्स क्या है? तो यहां हम बता सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में
उपयोग होने वाले भौतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है या भौतिक सिद्धांतों की मदद दी जाती है, उसे हम मेडिकल फिजिक्स कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा के क्षेत्र में भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, उसे मेडिकल फिजिक्स कहते हैं। इसके बाद केमिकल फिजिक्स भी है। केमिकल फिजिक्स क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट इसका होगा केमिकल फिजिक्स। तो केमिकल फिजिक्स का मतलब हुआ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केमिकल के लिए भौतिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, रसायन के लिए भौतिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम केमिकल फिजिक्स कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा कॉस्मोलॉजी होता है। कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड में जो भी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उसके लिए भौतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। तो इस तरीके से ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स के कुछ पार्ट हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। तो एक चीज़ हम आपको ये बताना भूल गए, आपको बताना चाहते हैं कि हाई एनर्जी फिजिक्स जो हमने आपको बताया था, इसे पार्टिकल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। हाई एनर्जी फिजिक्स, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, पार्टिकल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें थोड़ा सा हौसला मिलेगा और हम ये समझ पाएंगे कि आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हम आपके बीच आपका कमेंट और आपका लाइक देखकर दूसरा पार्ट लेकर